चलो तो फिर अब आज हम लोग मोशन इन प्लेन में ना सबसे पहले अब देखेंगे। आज का जो क्लास है उसमें हम टॉपिक नंबर 6 हो गई। अभी हम छोटे छोटे कई टॉपिक्स पढ़े हैं, तो टॉपिक नंबर 6 है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बारे में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी बात किया था। तो वेलोसिटी आपकी दो तरह की डिफाइन की जाती है। पहली है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी आपकी है क्या लिख दिया मैंने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जनरली हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। चाहे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो, बात एक ही है। ये तो आपकी वेलोसिटी एक टॉपिक है, उसके अंदर हमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी के बारे में बात करनी होती है। तो सबसे पहली चीज हम इसमें सीखेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है? जैसे आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में देखा था कि t1 टाइम पर अगर पार्टिकल का पोजीशन x1 है और t2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन x2 है, तो उस केस में उसकी एवरेज वेलोसिटी होती थी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। सेम वो बात यहां पर भी होगी। अगर t1 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन r1 है और t2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन r2 है, तो उस केस में आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होती है, लेकिन अब चूंकि एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो T1 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन है R1 और T2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन है R2, तो उस केस में आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, इसको हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर के फॉर्म में, और ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। सिंपल सी बात बस इतनी है कि T1 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन अगर R1 है और T2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन R2 है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा। ठीक है, और इसे हम डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, यूनिट मीटर पर सेकेंड एसआई में। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं किसी को? नो। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे काम करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। लिखिए, अ बॉडी स्टार्ट मूविंग, अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, a body starts moving from origin, and after 10 seconds, and after 10 seconds, it reaches the point, it reaches the point 5 meter, comma 4 meter. Find average velocity. Find average velocity.
आसान सी चीज होगी। आपका बेटा पार्टिकल का पोजीशन r1 क्या होगा, 0i प्लस 0j मीटर, एंड r2 क्या होगा, 5i प्लस 4j मीटर, और ये आपका है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, और ये है t इक्वल टू 10 सेकेंड पर। तो v एवरेज क्या हो जाएगा, r2 माइनस 41/10। r1 अपॉन t2 माइनस t1। हाँ क्या कह रहे हो बेटा अंकुर? सर √41/10 आ जाएगा, वो डिस्टेंस फॉर्म में लगाएंगे ना। भाई डिस्टेंस को एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर के फॉर्म में ही देंगे ना उसे हम। अच्छा, वो 5 मीटर, 4 मीटर जैसे अलग अलग नहीं डिस्टेंस। नहीं बेटा, उसको ऐसे नहीं, आप सीधे सीधे ये काम करो ना, ये आपने r2 माइनस r1 कर दो ना, तो ये आपका क्या आ गया, 5i प्लस 4j, ऐसे लिखेंगे मीटर, और माइनस 0i प्लस 0j तो खत्म ही हो गया, अपॉन t2 माइनस t1 क्या होगा, 10 सेकेंड। तो ये क्या हो गया, 0.5i प्लस 0.4j मीटर पर सेकेंड, ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहो, तो आप मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल दो, अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ऐसे आप निकाल दो, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो जनरली हम लोग ये आंसर देंगे। अगर आपसे केवल मैग्नीट्यूड पूछे, तो आप पहले वेलोसिटी निकाल दो, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, वेक्टर का जैसे काम करते थे वैसे कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है। तो इस तरह से आपके एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि t1 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन ये है, t2 टाइम पर ये है, तो आप बताइए उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका सेकेंड पार्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन पता ही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेटेड ऑन वेरी 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 स्मॉल टाइम इंटरवल। ये बात आपको पता ही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ और नहीं है, ये एवरेज वेलोसिटी ही है, लेकिन बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल पर अगर आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, तो वही आपकी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये वी इंस्टेंटेनियस का सिंबल होता है, तो हम इसे लिख दे क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी निकालो और इस पर लिमिट क्या लगा दो, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, और आप ये देखो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और यही आपका क्या हो जाएगा, कैसे लिख आर सकते बाई हैं डी टी हम, डी आर डी टी डी आर डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका हो जाएगा डी आर डी टी। अच्छा, इसको हम कुछ और भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, और डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जो है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी के कैप, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। यस। और लिमिट हम इस पे भी लगाएंगे, लिमिट हम इस पे भी लगाएंगे, और ये लिमिट हम यहां भी ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डी टी आई कैप प्लस डी वाई डी टी जे कैप,
प्लस dz dt k कैप, और यही आपका क्या है, dr dt है, और यही कुछ नहीं है, यही आपका वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को लिखने का ये तरीका है, v इक्वल टू डी आर डी टी या डी एक्स डी टी आई कैप प्लस डी वाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड डी टी के कैप। तो बेटा डी एक्स डी टी क्या होता है, इसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। डी वाई डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। और dz dt क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। ठीक है, तो जो ये टर्म हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये कुछ और नहीं है, अलग अलग एक्सेस का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसका वेक्टर सम है। देखो आई जे और के फॉर्म में इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस यस सर। स्पीड के बराबर होता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर हमेशा हम ना? इसका, हाँ हमेशा हमेशा अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें तो वही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। क्लियर हुई बात? वो आगे हम लोग करेंगे, अभी स्पीड पे हम आएंगे, अभी अभी तो वेलोसिटी पे काम कर रहा है ना। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम इसमें? सर। ठीक, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा, लिखिए। A particle starts moving from origin. A particle starts moving from origin. A particle starts moving from origin, and the x and y coordinates and the x and y coordinates and the x and y coordinates changes according to the relation, and the x and y coordinates changes according to the relation x equal to 2t मीटर और y इक्वल टू 2t स्क्वायर मीटर। x कोऑर्डिनेट इस रेशियो से चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट इस रिलेशन से चेंज हो रहा है। वेयर t इज मेजर्ड इन सेकेंड, और लास्ट में लिख लेना यहां पर नीचे, वेयर t इज मेजर्ड इन सेकेंड। क्वेश्चन क्या है? पहला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी। फाइंड द coordinates of the body after 10 seconds. After 10 seconds. दूसरा है क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। थर्ड, find the velocity of the body. Find the velocity of the body at t equal to t second and at t equal to 10 second.
टी इक्वल टू टी सेकेंड पे बताना है और टी इक्वल टू 10 सेकेंड पे। चलिए शुरू करिए, जल्दी से इसको लगाना शुरू करिए। क्या करेंगे बेटा इसमें हम लोग? पहले तो आपसे पूछा जा रहा है एक से फाइंड द मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेट्स। करेंगे। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पर बॉडी का कोऑर्डिनेट बताना है और पार्टिकल कहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से। इसका मतलब आपका जो ये सोल्यूशन होगा, पहला पार्ट जो है उसमें तो आप t इक्वल टू 0 सेकेंड पर आप बता दो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 कर दो तो ये हो जाएगा 0 मीटर। और y इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर, ये भी 0 मीटर हो जाएगा। तो मान लो t1 इसे बोल दिया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब ये t2 इक्वल टू 10 सेकेंड पर x2 निकाल दो, 2 इंटू 10 20 मीटर पे। y2 निकाल दीजिए, 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 100 इंटू 2, 200 मीटर। तो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पोजीशन जो हो जाएगा, ये R2 पोजीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ये 20 मीटर। 20 मीटर कॉमा 200। हाँ 20, हम उसको वेक्टर में लिख देते हैं, 20I, 200J ऐसे मीटर। और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो R2 आपका जो कोऑर्डिनेट देगा वो ऐसे दे सकता है, 20 मीटर, 200 मीटर। तो पहला पार्ट तो हो गया आपका। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। दूसरा पार्ट एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज क्या होगा, सही, जो R2 R2 है उसको डिवाइड माइनस करिए। R1 अपॉन T2 माइनस T1। और R2 आपको पता है 20I प्लस 200J माइनस 0I प्लस 0J डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10। 10 - 0। 10 माइनस 0 बाई 10 कितना आ जाएगा ये 2I + 20J। 2I, 2I प्लस 20J मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात बेटा ये, यस। 2I प्लस 20J। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू t सेकेंड एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड। पहले वेलोसिटी पता करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें मालूम है x इक्वल टू है 2t और y इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो आप बता दो dx dt इक्वल टू 2 और dy dt इक्वल टू 4t। तो आपका यही क्या होता है, dx dt ही आपका क्या होता है vx2 और vy क्या होगा 4t। तो आप बता दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी vxi प्लस vyj। और ये हो जाएगा 2 प्लस 4t, ये 2 प्लस 40, 2 प्लस 40 आई और जे भी लिखना होगा ना। टू आई प्लस 4t जे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आपका पहला पार्ट हो गया। ये एट t इक्वल टू t सेकेंड पे हो गया। और एट t इक्वल टू 10 सेकेंड पर देखो तो v क्या हो जाएगा, बस इसी में t की जगह पर 10 कर दो
2i टू प्लस आई प्लस 40 जे, टी की जगह पर आप 10 पुट कर दो तो मीटर पर सेकेंड। अब आप ये बताओ, पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या है, कांस्टेंट है, और वाई डायरेक्शन में टाइम के बदलने पर बदल रही है। पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में देखो कांस्टेंट आ गया, वाई डायरेक्शन में टाइम का फंक्शन है, मतलब टाइम के बदलने पर वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। अब इसके बाद एक चीज, आपने ये सब तो काम कर लिया, अब आप नोट बना के ऐसे लिखेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ और कंसेप्ट सीखेंगे। ये हो गया था ना ये? इसमें कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में? नो। ठीक है। अब यहां पर आप नोट बना के ऐसे लिखिएगा और इसको याद रखिएगा। नोट लिखो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज instantaneous velocity is always tangent to the path, always tangent to the path। पाथ अगर पार्टिकल का जो भी होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा वहां पर टेंजेंट की बात करेगा। ऐसे मान लो पार्टिकल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हम कुछ 4 पॉइंट्स ऐसे ले लेते हैं। मान लो पार्टिकल यहाँ पर ए पोजीशन पे है, यहाँ पर इसका बी पोजीशन है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर डी है। पार्टिकल की वेलोसिटी ए पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगी, तो अगर आपको इसकी डायरेक्शन पता करनी है तो आप इस ए पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ए पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दो? एक टेंजेंट। हमेशा ए पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंजेंट। तो यहां पर मान लो पार्टिकल की वेलोसिटी v1, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो यहां हो सकता है v2, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो ये v3, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो v4। मतलब अगर आपको पार्टिकल के मोशन का पाथ पता है तो पाथ पर बस केवल टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वहां पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाएगी। क्लियर हुई बात बेटा ये? बोलिए। यस सर। अब कहोगे कि सर ये कैसे आपने बोल दिया, तो मैंने यहां पर आपको देखो इसकी एक प्रूविंग में दे दे रहा हूं। मान लो कि आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है, ये होता है vxi प्लस vyj होता है। बोलिए, vxi प्लस vyj। तो अगर आप x डायरेक्शन में आपकी स्पीड जो है, आपकी वेलोसिटी जो है वो vx है, तो आपने ऐसे vx बना दिया, और y डायरेक्शन में आपने इसको क्या दे दिया? vy। क्योंकि vx और vy को ऐड करके ही तो v मिलेगा, vy। और रिजल्टेंट आपका ये होगा, यही तो v होगा बेटा, और ये एंगल थीटा है। और आप बताओ, इसमें ये पाथ है ना, तो इस पाथ को मैं थोड़ा एक बार ध्यान से फिर से बना रहा हूं। ये पाथ मान लो ऐसे मैंने बना दिया। इस पॉइंट पर आप देखो, इस पॉइंट पर आप देखो, इधर आपका एक्स एक्सिस होता है और इधर आपका वाई होता है। टी टाइम में पार्टिकल को चलने का मौका दे दो, तो टी टाइम में पार्टिकल एक्स में कुछ चलेगा और कुछ वाई में चलेगा, तो पार्टिकल पहुंच तो यहां जाएगा ना, कुछ एक्स में और कुछ वाई में चल के।
तो बेटा ये वाला आपको जो लाइन बनानी है, यही तो हमारे पास इसका एंगल है। और अगर हम इसको टाइम को एकदम छोटा करते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, तो जो ये वाला आपका जो लाइन है, यही सेकंड था हमारे ग्राफ का, और यही सेकंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो वही टेंजेंट। आपका सेकंड टेंजेंट में बन जाता है। तो हमेशा जो ध्यान रखना कि पार्टिकल अगर किसी भी पाथ पर चल रहा है, उसका पाथ पता है, तो वहां पर वेलोसिटी पता करनी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा उस पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी। जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी पता करनी है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही आपके क्या होगी, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो अगर मान लो टी टाइम दोगे तो ये तो आपका डेल्टा वी एक्स हो जाएगा, और टी टाइम इसको दोगे तो डेल्टा वी वाई हो जाएगा। अब इसी में डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दोगे तो यही डेल्टा वी एक्स आपका किस में आ जाएगा, वी एक्स में कन्वर्ट होगा, और डेल्टा वी वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो लाइन है अभी इस ग्राफ को कट कर रहा है, धीरे 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 इसको टच कर जाएगा, और टच कर जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर हुई बात बेटा ये? बोलिए। यस सर। ठीक। और आप हमेशा देखो कि इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की दो वेलोसिटी होगी, एक इसका होगा वी एक्स डायरेक्शन में और एक होगा वी वाई डायरेक्शन में। तो वी एक्स और वी वाई इसको आप ऐड करोगे तो ये इस ग्राफ को टेंजेंट ही बना के चला जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब इसके बाद आप अभी वेलोसिटी में ही काम करना है आपको। अब बॉडी मूविंग अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, अब बात लिखो, बॉडी मूविंग अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, बॉडी मूविंग अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, बॉडी मूविंग अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर से अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपका एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये की कांस्टेंट है, तो मान लो एक कांस्टेंट C1, ये एक कांस्टेंट C2 और ये एक कांस्टेंट C3। आपका Vx, Vy और Vz कांस्टेंट है। तो मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि इसमें अगर हम बात करें कि डेल्टा x क्या होगा, अगर हम t टाइम पार्टिकल को दें चलने के लिए, तो डेल्टा x डेल्टा t टाइम में वो क्या चलेगा, या t टाइम में कितना चलेगा, तो C1t चलेगा। y डायरेक्शन में कितना चलेगा, डेल्टा y, और ये क्या होगा, C2t। और z डायरेक्शन में कितना चलेगा, डेल्टा z, C3t। भाई अगर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अपने अपने एक्सिस के अलोंग चलेगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? अब कहोगे कि क्या तीनों एक्सिस की डायरेक्शन डिस्टेंस इक्वल होगी? नहीं बेटा, अगर आपका वी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में उसकी स्पीड कुछ अलग है लेकिन कांस्टेंट है, वाई डायरेक्शन में उसका कुछ अलग है कांस्टेंट है, लेकिन जेड डायरेक्शन में कुछ अलग है और वो भी कांस्टेंट है, तो एक्स में कुछ अलग इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वाई में कुछ अलग इक्वल डिस्टेंस अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा, और जेड में भी कुछ अलग इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। अब देखो इस बात को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने नाम ही लिख दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अपने अपने डायरेक्शन में वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेंगे। क्लियर? यस। ठीक। अब यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो ऐसे नोट बना के लिखना है, वो लिखो, लिखो। when the velocity is constant, when
the velocity is constant when the velocity is constant, path is a straight line. When the velocity is constant, path is a straight line. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये बात याद रखिएगा। When velocity is constant, path is a straight line, ये यूनिवर्सली ट्रूथ है ये। but when a path is a straight line, but when path is a straight line, velocity may or may not be constant. Velocity may or may not be constant. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ हमेशा पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर आपका पाथ स्ट्रेट लाइन है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं आपको इस बात को प्रूव करके दिखा रहा हूं। देखिए, मान लो आपके पास वेलोसिटी v है, वो है ai प्लस bj ऐसे मीटर पर सेकेंड। ए और बी आपके क्या है? कांस्टेंट है। तो आप देखो एक्स डायरेक्शन में भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट और वाई डायरेक्शन में भी कांस्टेंट। ए एंड बी आर द कांस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? dx dt, पाथ निकालने का मैं तरीका बता रहा हूं। dx dt इक्वल टू a और dy dt इक्वल टू b। क्या इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ऋषभ? नहीं। विदुषी? नो सर। ठीक है, चल। तो अगर dx dt इक्वल टू a है तो हम यहां से ये लिख सकते हैं क्या? dx इक्वल टू a dt एंड dy इक्वल टू b dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अगर हम इसे dx को इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन a dt होगा। जितने टाइम तक आप x में इंटीग्रेशन करना चाहो उतने ही में y में कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b dt। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन होगा x, a कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन t, तो x इक्वल टू at और y इक्वल टू bt। हमने ये तो निकाल दिया। अब जब हमें पाथ की इक्वेशन चाहिए तो पाथ की इक्वेशन तो x और y के फॉर्म में होता है ना। तो आप क्या कर लो, इस वाले इक्वेशन से डिवाइड कर दो और देखो क्या होता है। आपका ये y बाई x इक्वल टू क्या आ रहा है? bt बाई 80। तो बेटा यहां से y बाई x इक्वल टू b बाई a, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू b बाई a इंटू x। और आप ये बताओ ये कौन सी चीज की इक्वेशन है? किस तरह के सिस्टम का ये इक्वेशन है? बोलो। ये जो इक्वेशन आया है वो किसका इक्वेशन है? आप देखो, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x की बात कर रहा है और ये आपको m को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y इक्वल टू, हाँ सर अगर इस पे कांस्टेंट होता तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c का लग रहा है। हाँ, अगर कांस्टेंट भी इस पे साथ होता कुछ तो एक कांस्टेंट खुद ही है ना, और जब हम इसको डिफरेंशिएट और करेंगे तो वो चीज तो खत्म भी हो जाएगी ना वो।
अगर इसमें हम एक डेफिनिट इंटीग्रेशन के जगह एन डेफिनिट करते, मैंने बोला है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो कांस्टेंट नहीं आएगा इंटीग्रेशन में। और अगर आपके पास एन डेफिनिट करना चाहते हो तो इसके साथ साथ एक कांस्टेंट भी आएगा। इंटीग्रेशन को हम जब ओपन करेंगे तो कांस्टेंट भी आएगा। तो वहां पर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी टाइप का कुछ आ जाएगा। तो ये कुल मिला के y इक्वल टू एम एक्स बोलो या y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी बोलो, वो कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की है ना। हाँ। तो ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि आप देखो वेलोसिटी आपकी क्या थी, कांस्टेंट थी। तो पाथ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन वाला। मैंने यही बात तो बोली कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो पाथ स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगला बार स्टेटमेंट क्या बोला कि इफ पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी मे आर मे नॉट बी कांस्टेंट। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो पाथ के बारे में हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, वो स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर पाथ स्ट्रेट लाइन किसी पार्टिकल का है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप अपने आप को देखो कि एक स्ट्रेट लाइन पर दौड़ो, कभी धीमे धीमे कभी तेज, कभी धीमे धीमे कभी तेज दौड़ो, आपकी वेलोसिटी कहां कांस्टेंट है, कभी तेज हो रही है कभी धीमी हो रही है। भाई डायरेक्शन ना चेंज करो, मैग्नीट्यूड चेंज होने पर भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। बात समझ में आ गई। एक स्ट्रेट लाइन पर ही दौड़िए तो वो तो पाथ आपका स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कोई दिक्कत बेटा इसमें। अब मैं आपको वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं लूंगा, लेकिन पाथ स्ट्रेट लाइन करके दिखा रहा हूं, जिससे कि जो दूसरा स्टेटमेंट मैंने बोला वो भी आपके दिमाग में आ जाए। क्लियर हुई बात बेटा ये, बोलिए। यस। अब देखो, जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा इक्वेशन मैं ले लूं कि x इक्वल टू, ऐसे इक्वेशन मैं एक ले रहा हूं, देखना x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू BT स्क्वायर, मैंने ऐसा ले लिया। अब इसका पहले इक्वेशन ही हमने लिख दिया, x और y में लिख दिया। बेटा पहले आप पाथ की बात करो, y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए। तो y इक्वल टू b बाई ए इंटू एक्स, और ये कैसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर देखो इसकी वेलोसिटी की बात करो तो vx इक्वल टू 280 और vy बात करें तो 2bt। देखो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, टाइम के चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 280i प्लस 2bt जे है। और ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, लेकिन इसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कोई दिक्कत बेटा इसमें, बात समझ में आ गई बात ये। और बी इसमें हम कांस्टेंट लिए हैं। ए और बी कांस्टेंट है, लेकिन टी आपका टाइम है ना, टी आपका क्या है, टाइम है ना ये। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा। तो आपके पास अब देखो ये वेलोसिटी जो vx है वो टाइम का फंक्शन, और vy भी किसका हो गया, टाइम का फंक्शन। इसका मतलब टाइम बीतेगा तो vx और vy क्या होंगे, बदल जाएंगे। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट कहां हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब टाइम के चेंज होने पर वेलोसिटी में कोई चेंज ना आए, यही तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है। तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, टाइम का फंक्शन है, लेकिन फिर भी हमारा पाथ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। कोई दिक्कत बेटा इसमें, बोलिए। नहीं।
कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा किसी को भी? नहीं सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपका अगला जो इसी में टॉपिक है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर मल्टीपल वेलोसिटी वेक्टर्स। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर मल्टीपल वेलोसिटी वेक्टर्स। मल्टीपल वेलोसिटी वेक्टर्स में हम अब मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चंस के फॉर्म में ही हम बात करेंगे, सारी चीज क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम origin and the distribution of velocity vector is given below। पहला, आप इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये पहला है आपका v इक्वल टू है 1i प्लस 2j प्लस 3k, और ये कब है? फॉर एवर t की वैल्यू 0 से लेके 1 सेकेंड तक है ये। और ये वेलोसिटी आपकी क्या है? 4i प्लस 5j प्लस 6k, और ये फॉर एवर t की वैल्यू 1 से लेके, या इसको ऐसे हम बोल देते हैं, और ये वाली चीज मैं हटा देता हूं, इधर को देता हूं, 1 से लेके 2 सेकेंड तक है। तो अब हमको इस मोशन को ऑब्जर्व करना है। देखो, 1 सेकेंड के लिए पार्टिकल को चलने का जो मौका दिया गया है वो इस तरीके से चलने के लिए बोला गया है। अगले 1 सेकेंड में पार्टिकल को परमिशन जो दी गई है चलने की, वो इसके अकॉर्डिंग दी गई है चलने की। तो अब कहा जा रहा है आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 सेकेंड के बाद क्या होगा, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सब कुछ निकाला जा सकता है। कैसे? अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। हम यहां पर बना लेंगे x, यहां y और यहां z, और ऐसे हम एक बॉक्स बना लें। क्योंकि पार्टिकल को 1-1 सेकंड के इंटरवल, देखो 1 सेकंड तक का मौका दिया गया ऊपर चलने के लिए, और अगले 1 सेकंड के लिए इस तरीके से पार्टिकल चल रहा है। तो 1 सेकंड, ये आपका इंटरवल कितना है? 1 सेकंड का। डेल्टा टी आपका ये क्या है? 1 सेकंड का। और इसका डेल्टा टी क्या है? ये भी 1 सेकंड का। अब आप देखो, इसमें आप 0 से ओरिजिन से चलना शुरू किया है, पार्टिकल पहले कहां पे था? 0, 0, 0 पे था ना। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन है तो आप इस x, y और z की जगह 0, 0, 0 लिख लो। अब आप बताओ, 1 सेकंड के बाद, मतलब t इक्वल टू 1 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन, आपका जो x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ना, उसमें आप इस टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। y में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। और z में क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। ठीक है, और t इक्वल टू अगले 1 सेकंड के लिए अगर हम बात करें, अगला 1 सेकंड ये वाला आपका, या डेल्टा t1 और डेल्टा t2 बोल दो इसे, तो ज्यादा और अच्छा रहेगा। डेल्टा t1 और डेल्टा t2 अगले 1 सेकंड के लिए। अब देखो, अगले 1 सेकंड के लिए पार्टिकल इस वाले मोशन को फॉलो करेगा, इस वाले वेलोसिटी को फॉलो करेगा, और इसके लिए क्या लिखेंगे? 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 एंड 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। इसका मतलब पार्टिकल डेल्टा t1 सेकंड के बाद किस कोऑर्डिनेट पे चला गया?
1,2,3 और इस पर कहां चला गया 4,5,6, तो पार्टिकल के पाथ को बनाना चाहे तो बनाया जा सकता है। आप ऐसे एक्स वाई जेड तीनों है ना, चलो मैं जेड भी बना देता हूं, ये एक्स और ये वाई। पार्टिकल पहले कहां था 0,0,0 पे था और इसके बाद ये 1,2,3 पे चला गया। मान लो यहां चला गया ये 1,2,3, पार्टिकल 1,2,3, फिर इसके बाद 4,5,6 ये ऐसे चला गया। मान लो ऐसे बोल दिया जाए, ये है आपका 4,5,6 ये है। तो पार्टिकल का मोशन कैसे हुआ आप बताओ। पहले ओरिजिन से यहां गया ऐसे और फिर यहां से ये यहां गया ऐसे, यही तो हुआ। तो पार्टिकल का 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ये होगा, अगले 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये होगा और टोटल 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये होगा। और आपको कोऑर्डिनेट पता है, डिस्प्लेसमेंट को लिखने का मन करे डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है। t1 टाइम के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना चाहो तो वेक्टर भी लिख सकते हो, और आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। ये सारी चीजें आप यहां पर काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें। और जल्दी से मुझे इसको थोड़ा जवाब दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूं वो बोलना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 1 सेकेंड। 1i + 2j + 3k। वेरी गुड, 1i + 2j + 3k। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 1 सेकेंड, √40। हाँ उसको आप ऐसे उसको ना कैलकुलेट करो, उसको ऐसे बोल दो √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर + 2 - 0 का स्क्वायर + 3 - 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो आपको उनके दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता कर लेना है, मिनिमम डिस्टेंस ही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन सेकेंड 1 सेकेंड, सेकेंड 1 सेकेंड में आपके पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा, सक्षम बोलो। सेकेंड 1 सेकेंड, ये वाली बात मैं कर रहा हूं, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला वेक्टर। और इसको लिखने के लिए आप देखो x में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा ये 4 - 1i, तो 3i + 3j + 3k। 3k, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो √3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब मैं पूछूं कि टोटल 2 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऋषभ बोलो। 4,5,6 होगा। 4i + 5j + 6k, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं अक्सर पेपर में, कि आपके अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी को अलग अलग बाइफर्गेशन किया गया है और वहां से आपको क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। सर ये v जो क्रॉस किया उसका क्या सिंबल है? कौन सा क्रॉस? ये नहीं, जो ऊपर है जहाँ पे अच्छा, v। ये हाँ। इसको बोलते हैं फॉर एवर। मैथमेटिक्स का सिंबल है फॉर एवर, हमेशा के लिए 0 से लेके 1 सेकेंड तक पार्टिकल ऐसे चलेगा, और 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के लिए ऐसे चलेगा। सेट थ्योरी में ये बात आपको बताई गई होगी मैथमेटिक्स का, ये नो सर, ऐसे। उसपे क्रॉस ऐसे बताया था, डज नॉट बिलोंग्स टू एक। हाँ, तो ये फॉर एवर होता है, जब ऐसे वी बना के ना ऐसे कर दो तो ये फॉर एवर का सिंबल होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगला आपके पास है v = 1i + 2j, और क्वेश्चन की जो कंडीशन है शुरुआत में ऊपर लिखी गई है, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन न लिखा होता ना, कुछ और लिखा होता, तो आप ये वाली वैल्यू यहीं पर पुट कर देते सीधे सीधे। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो 1i
प्लस 2j फॉर एवर t की वैल्यू आपकी 0 से लेके 1 सेकेंड तक ऐसे है, और v की वैल्यू आपकी है 4i प्लस 5j फॉर एवर t की वैल्यू 1 से लेके 2 सेकेंड तक है। चलिए इसको भी किया जा सकता है, जल्दी से अपने आप कर जाओ इसे, थोड़ा तो हम इसमें कुछ ना करें, आप अपने आप कर जाओ इसे। हो गया? हो गया बेटा ये? ग्राफ तक हो गया, बस वही नोट है। चलो तो इसे क्वेश्चन कर लेना, अब सिंपल हो गया ना, समझ में आ गया कि कैसे काम करते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 1 सेकेंड 1i प्लस 4j। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 1 सेकेंड 1i प्लस 2j। 1i प्लस 2j, और डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड 1 सेकेंड क्या होगा? 3i प्लस 3j। 3i प्लस 3j। ठीक है, हाँ। अब आपके पास वेलोसिटी है 1i प्लस 2j फॉर एवर t की वैल्यू 0 से 1 सेकेंड तक, और वेलोसिटी आपकी है यहां पर 3i फॉर एवर t की वैल्यू 1 से लेके 2 सेकेंड तक। क्वेश्चन ये है कि फॉर सेकेंड 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन विल बी। डिस्टेंस इसे करना है। डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन इन सेकेंड 1 सेकेंड। 2j डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड 1 सेकेंड, मतलब सेकेंड 1 सेकेंड, फर्स्ट 1 सेकेंड तो यहां है, 0 से 1 सेकेंड फर्स्ट 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड से 2 सेकेंड आपका क्या होता है? सेकेंड 1 सेकेंड। अच्छा, सेकेंड 1 सेकेंड की डेफिनेशन में पार्टिकल की वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो है ही नहीं ना, पार्टिकल तो इसमें y डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा है। समझ में आई बात? तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में चलेगा, y डायरेक्शन में नहीं चलेगा ना वो। फर्स्ट 1 सेकेंड, हाँ, 0 हो जाएगा, 0। y डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ होगा ही नहीं ना। क्लियर हुई बात बेटा ये? अगर ऐसे आपको दे के कोई पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड 1 सेकेंड इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0, x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? 3 मीटर, क्योंकि आपको, हाँ लेकिन जो जब हम ग्राफ बनाएंगे, हाँ हाँ, ग्राफ बनाओगे, पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1,2। हाँ, तो 1,2 आपका यहां से ऐसे जाएगा ना, ये हाँ, तो 1,2 यहाँ, और 2 के बाद तो फिर, तो जैसे मान लो कि ये आपका 1,2 हो जाएगा ना ये,
और Yes, इसके sir. बाद आपका अगला 1 सेकंड में 3 और चलोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉमा आपका 2 हो जाएगा ना ये। तो आप बताओ y डायरेक्शन में आपका ये y1 हो गया और ये आपका क्या हो गया y2 हो गया। तो y2 माइनस y1 क्या है 0 ही तो है। Yes, sir. मैं ग्राफ थोड़ा तक गलत बना। हाँ पार्टिकल पहले ऐसे चलेगा, इसके बाद तो फिर वो केवल x डायरेक्शन में ही तो जा रहा है। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू केवल x डायरेक्शन में ही तो है और y डायरेक्शन में तो है ही नहीं, पार्टिकल y डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा है। ये y डायरेक्शन है, ये आपका x डायरेक्शन है ये। वो 3,2 होगा ना। बेटा तो ये पहले 1 तो जा चुका है ना, अब अगले 1 सेकंड में 3 चलेगा तो टोटल हम 2 सेकंड की बात कर रहे हैं ना भाई। तभी तो ये 1 और ये 4 होगा, तभी तो आपका 3 बचेगा बीच में, ये 3 तभी तो आएगा। अच्छा। समझ में आई बात। अब ऐसे मैंने इसीलिए तो कहा था कि आप x और ऐसे y बनाओ और देखो क्या होगा आपके पास। यहां पर क्या आएगा ये 0 और 0 ये। अब आप बताओ यहां पर जब आप इसको 1 दे दोगे इसमें तो ये 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 और ये 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, मतलब आप पहले कहां चले गए 1 कॉमा 2 पे चले गए। अब इसके बाद आप अगले में क्या करना है भाई बोलो 3 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 और ये 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। अब ऐड करोगे तो 2 सेकंड के बाद 3 और 1 x में कितना होगा 4 और y में कितना होगा 2 ही तो रहेगा ये। तो 0 सेकंड से ये आपका 0 सेकंड पे था और ये t इक्वल टू 1 सेकंड और ये आपका t इक्वल टू अगले 1 सेकंड का इंटरवल है ये। और तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन ये होगी ना, जब 1 सेकंड में और पार्टिकल कितना चला है उसकी बात है ना ये। तो लेकिन उन सब में तो हम नहीं ऐड कर रहे थे जो सेकंड बेटा और फर्स्ट। अरे तो भाई आप देखो ना यहाँ पे ऐड नहीं किए थे, लेकिन आप चीजों को कैसे दिखा रहे थे। अच्छा। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर आपने ऐड नहीं किया ना, 4 1 ये क्या हो गया 5 और 5 और 2 क्या हो गया 7 और 6 और 3 9 ये हुआ ना। तो यस। आप ये वाला जो है ना ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर गड़बड़, ये तो ठीक है आपका। यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो बना दिया है वो गड़बड़ हो गया। कोऑर्डिनेट बेटा ये नहीं होगा ना, कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा फाइव कोऑर्डिनेट, हाँ 5,7,9 तभी तो आपके पास ये चीज आएगा 5, मतलब आपका 4, ये 5,6 ये आपका 4 होगा, ये 5 होगा और ये क्या होगा 6 होगा। आप भाई अगला ये इंटरवल है ना ये, तो ये एक इंटरवल में इतना चला तो भाई अब आप बताओ पहले 1 सेकंड में इतना जा चुका है, अगले 1 सेकंड में 4 और चला, तो कुल टोटल मिला के कितना चल चुका है एक्स में 5 और वाई में कितना चल चुका 7 और जेड में कितना चल चुका 9। तो ये फाइनल कोऑर्डिनेट बेटा यहाँ पर ऐड करके निकालेंगे ना ये। अगर ये माइनस में होता तो माइनस हो जाता वहां पर ये। ठीक है समझ में आ गई बात। और उसी हिसाब से अपने आंसर्स को भी चेंज कर लीजिएगा, जो बात मैंने वहां पर बोली थी वो मैं इसको लिखना भूल गया था ये, तो आप उसी के हिसाब से उसको देख लीजिएगा। ठीक है यस सर। तो वो आंसर नहीं चेंज होगा। कौन सा जैसे जो हमने फर्स्ट में बोला था 3i+3j+4 के, तो वही वही रहेगा आंसर 4 थ्री आएगा। 3i+3j+4 के कौन से इस वाले का। नहीं, जो हमने आपने पूछा था डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन सेकेंड 1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन सेकंड 1 सेकंड, तो आप डिस्प्लेसमेंट आपका यहां से यही तो सेकंड 1 सेकंड में हुआ है, तो तो आप तो इसकी बात 3 नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन हाँ नंबर जो फर्स्ट था। फर्स्ट में हाँ, हाँ तो तो हमने डिस्प्लेस हाँ जो फोर कहा आई था प्लस कि फाइव जे प्लस सिक्स के ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। वही जो वेलोसिटी है वही होगी। हाँ हाँ जब इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4, 7 में से 2 माइनस करोगे 5, 9 में से 3 माइनस करोगे 6। ठीक है तो 4i+5j+6k हो जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट, और इसका मैग्नीट्यूड √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। यस। ठीक है
अब हम लोग अगला टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 7 इसमें, और ये है स्पीड। स्पीड भी हमारी दो टाइप की होती है। पहली कौन सी? एवरेज स्पीड। और सेकंड कौन सा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है? मान लो कि आपका एक टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, उसमें पार्टिकल के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन। तो वही आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो पहला पार्ट आपका जो है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यही आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब बेटा यहां पर एक नोट बना के लिख लो, और वो क्या है? एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये दोनों के दोनों कभी इक्वल भी हो जाते हैं। और वो कब होंगे? बोलिए। जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चले और अपना डायरेक्शन चेंज ना न करें। करे। इस बात को यहां पर भी मेंशन कर लीजिए। द तो एवरेज वहाँ पे स्पीड। mention किए थे। हाँ, तो एक बार फिर से यहां भी लिख लो, जिससे आपके दिमाग में ये बात रहेगी। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी only when the body is moving on a straight line, only when the body is moving on a straight line in one direction, in one direction. Only when the body is moving on a straight line in one direction. हाँ, अब लिखो, in this result, it is not necessary, in this result it is not necessary that the value of speed should be constant. In this result it is not necessary that the value of speed should be constant. In this result it is not necessary the value of speed should be constant. अब देखो, स्पीड की वैल्यू पूरे अगर स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा है और डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, तो पार्टिकल की स्पीड वेरी कर सकती है। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्पीड वेरी कर सकती है। ऐसा ना हो कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट समझ लेना कि कांस्टेंट रहेगा, नहीं। ये बात जो मैंने बोली है, इस बात में एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन in one direction मतलब does not change its direction। ठीक है, और in this result it is not necessary the value of speed should be constant। स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट हो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्पीड मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट स्पीड बोला मैंने, इसका मतलब वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड।
क्लियर हुई बात बेटा? ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पार्टिकल का वेरी कर सकता है भाई। मान लो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ऐसे यहां पर तेज चल रहा है, यहां थोड़ा धीमे चलने लगा स्ट्रेट लाइन पे, यहां फिर तेज चल रहा है, यहां धीमे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है। तो आप चाहे तो आप एवरेज स्पीड निकालो, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालो, बात सेम होगी। अगर आप एकदम स्ट्रेट लाइन पर यहां पे हो लखनऊ से और आपको कानपुर तक स्ट्रेट लाइन पर जाना है, तो आप स्ट्रेट लाइन मान लो कि पाथ आपका एकदम स्ट्रेट लाइन है, सीधे रास्ते पर लखनऊ से कानपुर है, कहीं पर कोई टर्न नहीं है। आप यहाँ पे लखनऊ में आए, कहीं रास्ते में जाम मिल गया, आप फंस गए, ट्रैफिक मिल गया, रुक गए, तो आपकी स्पीड 0 हो गई। उसके बाद तो फिर आप थोड़ी स्पीड बढ़ाए, फिर आपको ट्रैफिक मिला, फिर रुक गए, आप फिर धीमे धीमे चले, लेकिन चल तो ही रहे हो ना। तो आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 100 किलोमीटर। कितने घंटे लगाए? 2 घंटे। तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 50 किलोमीटर पर घंटे। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 50 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन आप अलग अलग पॉइंट्स पर अपने स्पीड को अलग अलग रखा था, तो वही आपकी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब ये ना सोचना कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उस केस में अगर उसका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड आपस में बराबर हैं, तो पार्टिकल की स्पीड, जो स्पीड रही होगी, एवरेज स्पीड नहीं, स्पीड कांस्टेंट रही होगी। नहीं, स्पीड वेरी कर सकती है। एवरेज स्पीड एक तरीके से हाइपोथेसिस है, एक रियल वैल्यू नहीं होती है। आप सोचो कि मान लो कि आपने एग्जाम दिया क्लास 10th के, और क्लास 10th के 6 सब्जेक्ट के एग्जाम में आपके सब में अलग अलग नंबर आए, लेकिन आप क्या करते हो? एक परसेंटेज वैल्यू बता देते हो। तो उस परसेंटेज वैल्यू को मतलब आप अपना एक एवरेज ही तो बताते हो। तो क्या अगर मान लो कि आपका एवरेज आ गया 90%, तो क्या कोई गारंटी है कि हर सब्जेक्ट में आपके नंबर 90 हो, या किसी एक में 90 हो? कोई गारंटी है क्या? 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 90 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन परसेंटेज तो 90 आ गया। तो एवरेज वैल्यू कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है। आप लखनऊ से कानपुर गए, आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर हमेशा अलग अलग स्पीड बता रहा है, आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, तो आपका एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो तरीका है, वो तरीका ये कहता है कि भाई आप टोटल कितना पाथ लेंथ ट्रेवल किए डिवाइड बाय टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, बस उतना। कितना समय लगा? आप बीच बीच में रुके, बढ़े, घटे, अपनी क्या आपको मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं। या आपका एवरेज वेलोसिटी कहता है कि आपकी पोजीशन फाइनल क्या थी, बस वो बताओ, और इनिशियल पोजीशन क्या थी ये बताइए, बाकी कोई मतलब नहीं है। आप घर से चलते हो और वापस घर में आ जाते हो 10 घंटे के बाद, तो टोटल 10 घंटे के इंटरवल में आपकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन वही है। लेकिन क्या आपकी गाड़ी ने पेट्रोल नहीं पिया है? तो इसका मतलब क्या है? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड एक तरीके से इमेजिनेशन है हमारे ब्रेन का, जिससे कि हम लोगों को एक, ऐसे आप ये समझो कि आपने अपने फ्रेंड को कानपुर में फोन किया कि भाई मैं 2 घंटे में आपको लखनऊ आ जाऊंगा, तो वो दिमाग में ये सोच रहा होगा कि यार हाँ चलो 2 घंटे में आ रहा है, इसका मतलब लगभग हर घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा होगा, 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला के आ रहा होगा, सेफ चला के आ रहा होगा। लेकिन अगर जैसे ही आपने कहा कि मैं 1 घंटे में कानपुर पहुंच रहा हूं, जो सुनने वाले लोग डर जाएंगे, अरे यार 1 घंटे में आएगा, इसका मतलब बहुत तेजी से गाड़ी चला के आएगा, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे उसके। तो एवरेज वैल्यू हम लोग अपने दिमाग में एक हाइपोथेसिस करते हैं, एक एजम्पशन होता है, जिससे हम लोग थोड़ा सा उस आदमी की रियल वैल्यू को जज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, एवरेज वैल्यू कभी भी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। तो ये एवरेज स्पीड हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और कुछ नहीं, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? स्पीड हम लिखेंगे मॉड ऑफ वी। और मॉड ऑफ वी बेटा क्या हो जाएगा? आप बता दो। अंडर रूट
अगर हम बात करें तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अगर हम बात करें ऐसे तो dx dt का होल स्क्वायर प्लस dy dt का होल स्क्वायर प्लस dz dt का होल स्क्वायर। बस क्लियर हुई बात बेटा? ये कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन से जवाब दीजिएगा। इज इट पॉसिबल दैट स्पीड विल रिमेन सेम एंड वेलोसिटी विल चेंज? एक क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन। हाँ, इज इट पॉसिबल दैट स्पीड विल रिमेन सेम, स्पीड सेम हो और वेलोसिटी चेंज हो रहा हो? सर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात है। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्ड बोले तो इंस्टेंटेनियस साइलेंट रहता है, उसमें नहीं बोला जाता है हमेशा। इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर हम इसे स्पीड बोलते हैं, बात एक ही है। याद करो, मैंने वो तो मोशन स्ट्रेट लाइन में बात लिखते थे हम। तो क्या ऐसा पॉसिबल है किसी पार्टिकल का स्पीड न बदले लेकिन उसकी वेलोसिटी बदल रही हो? बेटा ये रियल लाइफ में होता है भाई, रियल लाइफ में रोज काम करते हैं हम लोग। घर से निकलते हैं तो क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं क्या? नहीं ना। आप अपनी स्कूटी निकाले और 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आप चलना शुरू की। जो रफ्तार बोलते हैं वो स्पीड बोला जाता है। आपके स्कूटी के आगे स्पीडोमीटर लगा होता है, आपके कार पर स्पीडोमीटर लगा होता है, वो स्पीड बताता है, डायरेक्शन थोड़े बताता है। आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिए, 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहे हो, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी तो बदल गई लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। तो पार्टिकल अगर एक कर्व पे चल रहा है ऐसे और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, पाथ पर टेंजेंट डाल दो तो क्या मिलेगा आपको? डायरेक्शन मिलेगा ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। तो ये वेलोसिटी अलग, ये वेलोसिटी अलग, ये वेलोसिटी अलग, लेकिन इसका मॉड ऑफ v1 इक्वल टू, अगर हम बात करें इसका, ये v है, और इसमें भी बात करें अगर हम, मॉड ऑफ v2 इक्वल टू v, और इसमें भी अगर हम बात करें मॉड ऑफ v3 इक्वल टू v, तो देखो ना दोनों तीनों की स्पीड क्या है? बराबर है और डायरेक्शन बदल रही है। इसका मतलब क्या? ऐसा चीज आपसे असर्शन रीजन में पूछा गया कि इज इट पॉसिबल दैट द स्पीड रिमेन सेम एंड वेलोसिटी विल चेंज, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? हाँ, चेंज हो सकता है। और क्या होगा? जब पार्टिकल एक कर्व पे चल रहा होता है कांस्टेंट स्पीड से, तो स्पीड तो सेम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बदलती जा रही है। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका स्पीड का और वेलोसिटी वाला पूरा चैप्टर आज कंप्लीट। अब हम लोग अगली क्लास में एक्सेलरेशन की बात करेंगे और इसके बाद फिर इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको करेंगे और फिर चले आएंगे रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट पर। तो हो सकता है देखो कल हम एक क्लास ले लें, कल हो सकता है क्लास थोड़ी छोटी ही रहेगी, तो कल अगर एक क्लास ले लेंगे तो आपका ये एक्सेलरेशन वाला काम कंप्लीट कर देंगे। और परसों जो क्लास होगी उसमें हम आपको पूरा पूरा रिलेटिव मोशन पर बात करेंगे 2D में, जिसमें आपका रिवर वाला और स्विमर वाला मोशन, 2D वाला सब कुछ इसमें कवर करेंगे हम। रेन वाला और विंड वाली प्रॉब्लम्स को भी हम लोग कवर करेंगे, सब कुछ इसमें कवर करेंगे पूरा इसमें। ठीक है? यस।